नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। साख वजूद, वैल्यू, गरिमा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो औसत आय प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई। इच्छा और आकांक्षाओं विकास के लक्ष्य होते हैं। बैंक और सहकारी समितियों से लिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या होती है, उसको अनुपात को कहते हैं साक्षरता दर। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तु के बदले वस्तु, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना यानी पैसे दिए बिना वस्तुओं का विनिमय हो जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे गेहूं के बदले गेहूं दिया जाए तो वह वस्तु विनिमय हुआ, लेकिन जब पैसे के बदले गेहूं लिया जाए तो वो हो जाएगा मुद्रा विनिमय। तो ये वस्तु विनिमय है। देशों का विकास के आधार पर वर्गीकरण करते समय प्रति व्यक्ति आय का मापदंड किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने का मुख्य स्रोत सहकारी समितियां होती हैं। सहकारी समिति सस्ता ऋण देती हैं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को। मानव विकास रिपोर्ट देशों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और प्रति व्यक्ति आय तीनों को आधार माना जाता है। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं तो देशों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग का किस रूप में उपयोग करता है? ऋण देने में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है वो केरल में है। केरल में क्यों है? क्योंकि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ इसको कंट्रोल कर लिया गया है शिशु मृत्यु दर को। किस देश की आय उस देश के सभी व्यक्तियों की आय कहलाती है। साहूकार, मालिक और परिचित से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? अनौपचारिक ऋण। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण। आज 100 से अधिक यानी उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था बन गई है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न अपने हैं ये परीक्षा की दृष्टिकोण से। यहाँ कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। मुद्रा को ऐसे विनिमय का माध्यम क्यों माना जाता है? तो मुद्रा को विनिमय प्रक्रिया का माध्यम माना जाता है। बैंक चेक क्या होता है? तो चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक का किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के व्यक्ति को रकम भुगतान करने का आदेश देता है। कृषक सहकारी समिति किस प्रकार के ऋण मुहैया कराती है? तो कृषक उपकरण खरीद सके, खेती का काम कर सके, मछली पकड़ने, हार बनाने आदि के लिए ऋण मुहैया करवाती हैं सहकारी समितियां। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु के बदले वस्तु, यानी इस प्रणाली में वस्तु और सेवाओं के बदले वस्तु एवं सेवाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। औपचारिक स्रोतों के उदाहरण एवं 2 लाभ बताने हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत, ये ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे बैंक है, सहकारी समितियां हैं, तो इनके लाभ भी बताने हैं 2। इनके ब्याज दर कम होता है और एक निश्चित होता है। लंबे समय के लिए ऋण की प्राप्ति भी ली जा सकती है। साख के अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण और इनके 2 दोष बताने हैं। साख के या ऋण के औपचारिक जो स्रोत, अनौपचारिक जो स्रोत हैं उनमें साहूकार, व्यापारी, महाजन, मालिक और दोस्त
और इनके दोष क्या हैं? ऊंची ब्याज दर पे ऋण लेना, ये ब्याज जो दर होती है वो ऊंची ब्याज दर पे ऋण देते हैं। ऋणी का कई प्रकार से शोषण करते हैं। ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? तो ब्याज दर, समर्थक, ऋण धारक, आवश्यक कागज और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। मुद्रा क्या है? भारतीय मुद्रा की दो विशेषताएं लिखिए। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। बस मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से है जिसका सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे विशेषता बताएं तो भारत में आधुनिक मुद्रा है वो करेंसी भी है, कागज का नोट भी है और सिक्के भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करता है। स्वयं सहायता समूह का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो स्वयं सहायता समूह, ये समूह हैं, ये कर्जदारों को ऋण धार की कमी की समस्या को उभारने में मदद करते हैं और ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित रूप से मदद करने वाले संगठन होते हैं, स्वयं सहायता समूह। बैंकों के कार्य, बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण देना, साख का निर्माण करना और कोष का हस्तांतरण करना। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है और वैश्वीकरण में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पे क्या असर हुआ है, ये भी वैश्वीकरण के इस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोध या प्रतिबंधों को हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं? तो ये श्रमिक हुए, मजदूर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण में जो प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ श्रमिक ज़्यादा प्रभावित होता है, मजदूर। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होती है। स्थानीय कंपनियां भी भागीदारी निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, इनमें से कौन सा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को या दूर के भागों को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित कौन होते हैं? धनी वर्ग के उपभोक्ता, ग्रामीण श्रमिक, शहरी शिक्षित व्यक्ति। तो उपरोक्त सभी से प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं स्वामित्व और नियंत्रण रखती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो अमेरिका की है फोर्ड मोटर्स। भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम रैनबैक्सी, ये पिछली बार भी पूछा हुआ प्रश्न है। रैनबैक्सी क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है इंडिया की। भारत में कार्यरत दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और कोका कोला। विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या है? भारत में इसके 3 प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके सकारात्मक प्रभाव हैं कि ये आर्थिक विकास को बढ़ा देता है, ये जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, ये प्रतिस्पर्धा भी पैदा करता है, ये किसी देश की जीडीपी को भी बढ़ाता है। नकारात्मक प्रभाव में देखें तो ये बाल श्रम और गुलामी जैसी गतिविधियों को बढ़ाता है। ये आतंकवादी और अपराधियों की भी मदद करता है। अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है उसको भी बढ़ाता है। वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ने में। दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, सूचनाओं को तत्काल लेने के लिए,
संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है और तुरंत दूसरे देशों से संवाद किए जा सकते हैं, सूचनाएं ली जा सकती हैं। कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। इंटरनेट से तो स्थितियां ही बिल्कुल बदल गई हैं। संपूर्ण विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, भारत में इनकी क्या भूमिका है, बताइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो हैं जो एक से अधिक देशों में लाभ के उद्देश्य से व्यापार और उत्पादन करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका है भारत में वो देख लेते हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, इन उद्योगों की स्थापना हुई है जिससे निवेश बढ़ा है। नवीन तकनीक का आगमन हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। ये कंपनियां उत्पादन हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग करती हैं जिससे श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। रोजगार में वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। उपभोक्ता अधिकार मोस्ट और इम्पोर्टेंट सरल चैप्टर है ये। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह होता है? एगमार्क खाने की चीजों के लिए होता है, तो खाद्य पदार्थों के लिए। सोने के लिए कौन सा होता है? हॉलमार्क। और मशीनों पे ISI मार्क का। तो एगमार्क होता है वो खाने की वस्तुओं के लिए होता है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कहा जाता है। इनमें से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणन चिन्ह है? तो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के लिए जांचने के लिए ISI मार्क का भी होता है, एगमार्क भी होता है, हॉलमार्क भी होता है, उपयुक्त भी होते हैं। तो ISI मार्क का मशीनी जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ है उन पे होता है। एगमार्क खाने की चीज़ों पे, खाद्य पदार्थों पे। और हॉलमार्क सोने के गहनों पे। तो ये तीनों ही गुणवत्ता हेतु प्रमाणक चिन्ह है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना पाने का अधिकार है वो 2005 में लागू हुआ था। कोपरा के अंतर्गत, कोपरा ये उपभोक्ता अधिकार को ही कोपरा कहा जाता है। विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? जिला मंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय मंच यानी जिला उपभोक्ता अदालत, राज्य अदालतें और राष्ट्रीय अदालतें, उपरोक्त सभी। वर्तमान समय में भारत में उपभोक्ता संगठन लगभग 2000 से अधिक हैं। भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? तो 1960 के दशक में। रिक्त स्थानों की पूर्ति में कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो कोपरा का पूरा नाम है संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसका पूरा नाम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों के निपटारे के लिए कितने स्तर की न्यायिक तंत्र स्थापित किया हुआ है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर। ऊपर देखा हमने, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ITI का पूरा नाम क्या है? ITI का पूरा नाम है, ये सूचना के अधिकार से संबंधित है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जिला स्तर पर जिला न्यायालय कितने लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमे सुन सकता है? 20 लाख तक के दावों को सुन सकता है जिला स्तर का अदालत। उपभोक्ता को उत्पादक, विक्रेता, दुकानदार के शोषण से बचाना किसका काम है? उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। यानी उपभोक्ता को उत्पादक, विक्रेता यानी बेचने वाले और दुकानदार के संरक्षण से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। बाजार में उपभोक्ता शोषण के 3 प्रकार कौन से हैं? तो बाजार में उपभोक्ता के शोषण को बचाने के 3, दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल करना। बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे हो सकता है? दुकानदार ज्यादा कीमत ले ले तो, उपभोक्ता को कम वजन दे, तौलते समय उपभोक्ता को अगर कम वजन दिया जाए, उपभोक्ता को घटिया और पुरानी वस्तु दे दी जाए तो। उपभोक्ता कौन होता है? किसी वस्तु का उपभोग करने वाला, उसको काम में लेने वाला उपभोक्ता कहलाता है। आम इंसान है वो बाजार में उपभोक्ता है।
उपभोक्ता को प्राप्त कोई 2 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो उपभोक्ता के 2 अधिकार हैं, सूचना पाने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। सूचना में उपभोक्ता के उत्पादन की कीमत, मात्रा, उत्पादन की तिथि, ये सब जानने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति में प्रत्येक उपभोक्ता को सुनने जाने का अधिकार है ताकि उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। एक उपभोक्ता को बाजार में वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों के साथ साथ उसके कर्तव्य भी हैं। तो कर्तव्य कौन से हैं? वस्तु अथवा सेवा की कीमत देखनी चाहिए, तिथि देखनी चाहिए, समाप्ति की तिथि क्या है, निर्माण की तिथि क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ट्रेडमार्क संबंधी जानकारी उपभोक्ता को होनी चाहिए। उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय विक्रेता से उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के उपाय लिखने, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए। तो उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता संगठन द्वारा लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। लोग जागरूक होंगे तो उपभोक्ता का शोषण कम होगा, उसको जानकारी होगी तो उपभोक्ता का शोषण कम होगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी जाए, उपभोक्ता अधिनियम का सही क्रियान्वयन किया जाए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य हैं। परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती है और ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है जिससे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करा सके। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करें। मिलते हैं नए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ।